हेलो एवरीवन। आज हम एक और वीडियो करने वाले हैं अंडर पेपर टू डिकोडिंग सीरीज। और आज की वीडियो का जो डिस्कशन होगा वो थीम पे होगा इंडियन सोसाइटी एंड गवर्नेंस। तो इस थीम को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं 15 वो टॉपिक आपके सामने एक बार डिस्कस करना चाहता हूं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये 15 टॉपिक जो है 2009 से 2025 तक अभी तक आपसे पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी ने पूछे हैं सीए पेपर 2 के अंदर। तो ये 15 टॉपिक मैंने 4 थीम्स के अंदर जो है मैंने डिवाइड कर दिए, सब थीम्स के अंदर। पहली जो है आपकी सब थीम है वो है एजुकेशन एंड यूथ। तो दैट इज द फर्स्ट सब थीम अंडर दिस थीम। और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो आए हैं आपके एग्जाम के अंदर वो देख लेते हैं। तो एजुकेशन एंड यूथ के अंदर एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो ये पूछा था अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और यूथ से रिलेटेड जो ये है ऑनलाइन गेमिंग एंड एडिक्शन। So these two questions fall under the category of education and youth. अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगली जो सब थीम है आपकी वो है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो कल्चरल डाइवर्सिटी एंड दिस सोशल डाइवर्सिटी। तो कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशल डाइवर्सिटी के अंदर जो क्वेश्चन आपका आएगा वो ये है प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन भी आपका इस सब थीम के अंदर आएगा, प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन सोसाइटी। उसके बाद है ट्राइबल कल्चर एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद है ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ। और इसके साथ एक और क्वेश्चन आपका आएगा इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। और एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी जो पिलर है ये एजुकेशन और यूथ के अंदर आएगा, जो मैं वहां पे आपसे डिस्कस करना भूल गया। अब आते हैं मीडिया, सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट। तो आपकी तीसरी सब थीम है जो इंडियन सोसाइटी के अंदर है वो सोशल मीडिया है। तो इसको याद रखना, सोशल मीडिया। ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं पेन और कॉपी उठा के आप लोग जो है अपनी कहीं पे लिखना शुरू कर दो, जिससे आपको समझ में आए कि असल में किस थीम से कौन से सब थीम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप ये लोग वीडियो देखोगे और आप जो है देखने के बाद ये सब कुछ आपके दिमाग से चला गया होगा। तो जितना जल्दी आप इन चीजों को समझ ले, बहुत एडवांस कंटेंट है, बार बार नहीं कहूंगा। नोबडी इज टीचिंग यू इवन दिस मच इन योर पेड कंटेंट। जहां पे भी आप एनरोल हो ना, अगर ये भी आपको कोई पढ़ा दे तो मुझे बता देना। तो नाउ सी, यहां पे हम देखते हैं सोशल मीडिया और उसका इफेक्ट क्या होगा। उसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो ये है सोशल मीडिया एंड इट्स इंपैक्ट ऑन सोशल रिलेशनशिप। उसके साथ जो क्वेश्चन आए हैं वो ये है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये दो क्वेश्चन भी जो है आपके इसके अंदर है। अब इसके अंदर आते हैं वीमेन एंड सोशल इशू, वीमेन एंड सोसाइटी। तो ये लास्ट थीम सब थीम है आपकी। तो वीमेन एंड सोसाइटी के अंदर आप सबसे पहले देखिए दैट इज वीमेन इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। बहुत सारे लोग इसको इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर रखते हैं, लेकिन मैं इसको इंडियन सोसाइटी के अंदर लिखूंगा। तो एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये क्वेश्चन पूछा था। उसके साथ क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेंस। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा था। अब इसके साथ ये क्वेश्चन देखिए वीमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। वीमेन्स हेल्थ एंड रेजिलियंस, अभी हाल फिलहाल में 2025 में क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके बार बार इंडियन सोसाइटी थीम से आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज मैं आपको बता दूं, इंडियन डायस्पोरा का और उसका कंट्रीब्यूशन है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर वो क्या है ये जानने की कोशिश कर रहा है। इंडियन डायस्पोरा के मैं अगर आपको स्ट्रेंथ बताऊं तो सबसे ज्यादा हमारी डायस्पोरा जो है यूएस के अंदर है 4.9 मिलियन, यूएई के अंदर है 3.5 और सऊदी के अंदर है 2.5। अगेन इतनी बड़ी तादाद में हमारी भी आप देखोगे ये डाइवर्सिटी है वहां पे, इंडियन डायस्पोरा है वहां पे। तो इससे इंडिया को फायदे क्या हो सकते हैं ये देखते हैं। तो क्या फायदे हो सकते हैं, पहले जबकि इंडिया ग्लोबल पावर हाउस है, क्यों 32 मिलियन एनआरआई और ओसी और पीआईओज फ्रॉम द लार्जेस्ट डायस्पोरा ग्लोबली एक्टिंग एज अ लिविंग ब्रिज। तो एक सॉफ्ट पावर का काम करता है। उस देश की जो पॉलिसी होगी, उस देश की पॉलिसी को, वो जो सॉफ्ट पावर वहां पे हमारी प्रेजेंट है, जो डायस्पोरा प्रेजेंट है, वो उस देश की पॉलिसी जो है इंडिया की फेवर में जो है थोड़ी टिल्ट करा सकता है। ये आपको फायदा मिल सकता है। दूसरा, ये एक बैकबोन है इकोनॉमी की, कितना ज्यादा रेमिटेंसेस हमें आता है। अगर टॉप रेमिटेंसेस रेसिपिएंट देखें 2024 के, ध्यान से देखना, इंडिया सबसे ऊपर है, इट इज
नियरली इट इज मोर देन 120 US बिलियन डॉलर। तो हाल फिलहाल अगर आंकड़ा मैं आपको वैसे भी टच करके बताऊं तो 126 या 27-28 के करीब होगा ये बिलियन डॉलर के अंदर, ठीक है। तो टॉप रेसिपिएंट है 129 बिलियन एंड ग्रोथ है हर साल 14% की, दैट इज ऑल्सो देयर। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन डायस्पोरा वो ये है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो राइज ऑफ इंडियन ओरिजिन लीडर्स लाइक ऋषि सुनक, कमला हैरिस एंड दिस ऑल्सो बूस्ट इंडिया डिप्लोमेटिक लेवरेज। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इंडिया की। अगर डिप्लोमेटिक लेवरेज आपको देखनी हो तो आपको पता है यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऋषि सुनक, राइट। तो इस तरह के जो हमारी डायस्पोरा वहां जाके उनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी ग्रिप बना रही है, तो इसका मतलब जो है इंडिया के लिए तो फायदा ही है। अगला देखते हैं, नॉलेज ट्रांसफर भी है। बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में या फिर फॉरेन कल्चर वहां से लेके आते हैं, इंडिया में कुछ स्टार्टअप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो जो नॉलेज है वो नॉलेज अब ब्रेन ड्रेन नहीं है, वो ब्रेन गेन का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग वापस आ रहे हैं और इंडिया को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मानते हुए इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सीईओज एंड ऑल दिस इन्वेस्टमेंट आल्सो फ्लोइंग इनटू द इंडिया। नाउ कल्चरल एम्बेसडर की बात करें, सपोज इंडिया अगर अपनी सॉफ्ट पावर और ज्यादा प्रोजेक्ट करना चाहता है तो आपने देखा होगा अब देश और दुनिया के अंदर इंडिया के फेस्टिवल्स को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया की जो आप देखोगे मेडिसिन हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन है या फिर योगा है, ये सारी चीज जो है अब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो रही है। ये भी हमारी सॉफ्ट पावर को दिखाता है, ठीक है। कुछ रिसेंट डेवलपमेंट देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियन डायस्पोरा। प्रवासी भारतीय दिवस जो है हम बनाना शुरू कर दिए हैं। 18th प्रवासी भारतीय कन्वेंशन हैपेंड इन भुवनेश्वर और इंडिया बिकम द लीड ग्लोबल रेमिटेंसेस, राइट। इंडिया जो है सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हाल फिलहाल में अभी लेके आया, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्यों एजुकेशन एंड अवेयरनेस जो है किसी भी देश का एक क्रिटिकल पिलर है अगर उस देश की डेमोक्रेसी को जो है सक्सेसफुल होना है। क्योंकि अगर वहां के सिटीजन जो हैं, इफ सिटीजनरी इज इन्फॉर्म्ड, इफ एजुकेटेड, दे कैन मेक दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट अकाउंटेबल। अगर वहां के सिटीजन जो हैं इन्फॉर्म्ड हैं, अवेयर्ड हैं, दे कैन कास्ट देयर वोट इन ए राइट मैनर, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद जो है किसी भी डेमोक्रेसी को जो है बचाया जा सकता है। अब कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले जैसे अवेयरनेस की बात करें या फिर एजुकेशन की बात करें तो लिटरेसी लेवल पे कुछ बात कर लेते हैं, जहां पे 1951 के अंदर इंडिया का लिटरेसी लेवल वाज बिलो 20%, आज वो कितना है, इट इज नियरली 77.7%। एनएसओ की रिपोर्ट है 2022 की। वोटर टर्नआउट देखे रिसेंट इलेक्शन 2019 के अंदर, तो ये है 2024 के अंदर भी इलेक्शन था, इट वाज मोर और लेस सिमिलर, 66 पॉइंट समथिंग 8 कुछ था, लेकिन वोटर टर्नआउट कितना है, 67.4। दैट मींस द वोटर्स आर एजुकेटेड एंड अवेयर्ड। अब इसके बाद जो है अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, नाउ सी द एजुकेशन इटसेल्फ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी करंटली गोल है कि 2035 तक हमें क्या टच करना है, ग्रोस एनरोलमेंट रेट जो है वो 50% तक टच करना है हायर एजुकेशन में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी एंड ऑल। उसके बाद अगर हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो सरकार इन्वेस्ट कर रही है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, अभी तो वो 1.5 या 2% के आसपास है, लेकिन हमारा एक गोल है एनईपी के अंदर कि हम 6% तक उसको इन्वेस्ट करें। उसके बाद हमारा यूनिवर्सल जो है लिटरेसी करने का भी जो है हमारा गोल है एनईपी के अंदर, एनईपी 2020 के अंदर। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव है। अब हम आते हैं कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस, हाउ इट इज एंड हाउ दीज टू थिंग्स आर क्रिटिकल पिलर फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। द फर्स्ट थिंग इज, अगर जिस देश के अंदर एजुकेशन है, जैसे सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, वहां पे अगर वेस्ट के अंदर बहुत सारे लोग एजुकेटेड हैं, अगर स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन है, दे कैन मेक दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट अकाउंटेबल। कितने सारे आपने प्रोटेस्ट देखे होंगे वहां पे, ठीक है। फ्रांस के अंदर था, इटली के अंदर था, यूके के अंदर था, सब जो है गवर्नमेंट को मजबूर कर देते हैं और सबसे मैक्सिमम बेनिफिट जो है लोगों तक जाता है, क्योंकि अगर इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी है तो दे कैन बेसिकली मेक दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट अकाउंटेबल। लेकिन अगर इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया में अगर सिटीजन्स ही इनइन्फॉर्म्ड हैं, मिस इन्फॉर्म्ड हैं, तो वहां पर राइट्स लाइक सिचुएशन होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर राइट हुए थे, मुजफ्फरनगर राइट हुए थे, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके साथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखे तो अगर लोग अगर इन्फॉर्म्ड है, राइट, अवेयर्ड हैं, तो दे कैन कास्ट देयर वोट विदाउट एनी बायसनेस। उसके साथ कॉम्बेटिंग करप्शन ऑल्सो, अगर लोग जागरूक हैं तो दे कैन बेसिकली मेक दैट गवर्नमेंट अकाउंटेबल। दे कैन गो फॉर सोशल ऑडिट, दे कैन फाइल एन आरटीआई, दे विल सीक द इन्फॉर्मेशन। तो इससे क्या होगा, एक अकाउंटेबिलिटी सेट होगी। उसके साथ ही इंडिया का भी हाल फिलहाल में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर रैंक है 93 एंड दैट इज नॉट अ गुड रैंक बिकॉज the education and awareness parameter is not that much great, although there is a literacy level also, literacy level अच्छा है, लेकिन education and awareness is slightly different। पॉलिसी इंपैक्ट देखे तो पॉलिसी इंपैक्ट भी है, सरकार जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है जिसके अंदर हमने ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने हैं। उसके बाद एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इज ऑल्सो देयर।
जैसे यूनेस्को का इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 24 एंड इट एम्फसाइज ऑन एजुकेशन एज अ ह्यूमन राइट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो यूनेस्को भी रिकॉग्नाइज करता है कि एजुकेशन इज अ ह्यूमन राइट, गुड एजुकेशन इज अ ह्यूमन राइट एंड दे कैन एक्ट एज अ पीस एंड डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो देयर। कुछ की इनिशिएटिव जो है एनईपी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसके साथ जो है आपको ये यूनेस्को का जनवरी 2025 के अंदर कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुई थी, इसमें दे वांट टू प्रमोट लिटरेसी इन डिजिटल एरा और न्यू इंडिया लिटरेसी भी है, राइट, दैट इज ऑल्सो देयर। जिसमें उल्लास इनिशिएटिव फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसमें गवर्नमेंट ने मोबाइल ऐप जो है लॉन्च की है टू रीच 5 करोड़ नॉन लिटरेट बूस्टिंग सिविल अवेयरनेस, दैट इज ऑल्सो देयर। गवर्नमेंट का प्लान है कि हम 5 करोड़ ऐसे लोगों को जो है लिटरेट बनाएंगे जो कि अडल्ट हैं, 18 साल की आयु से ज्यादा है, उन लोगों को हम क्या करेंगे, हम एक अवेयर सिटीजन बनाएंगे, पढ़ा लिखा उनको बनाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया आर इट्स रियल वेल्थ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्यों ज्योग्राफिकल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो देश की है वो हमारे देश की एक असल में सच में असली वाली वेल्थ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बोले तो इंडिया के अंदर कितनी वास्ट डाइवर्सिटी है, हिमालयस है, डेजर्ट है, कोस्टल एरियाज है, फ्लड प्लेन्स है और फ्लूवियल प्लेन्स है, ऑल दोस थिंग्स आर व्हाट, दैट इज द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, राइट, दैट इज देयर। तो और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में बात करूं तो इंडिया में नियरली 19,500 डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, 4 मेजर लैंग्वेज फैमिलीज हैं और कितनी सारी लैंग्वेज हमारे शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर आती है, दैट इज देयर। नाउ कमिंग टू द डायलेक्ट्स एंड द लैंग्वेज फैमिली, तो इंडो आर्यन है हमारे यहाँ पे, द्रविडियन है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बतो बर्मन है और कुछ और डायलेक्ट्स भी हैं, लेकिन मेजरली हम इन पे फोकस करेंगे। अब हम आते हैं ज्योग्राफिकल जोन्स पे। ज्योग्राफिकल जोन्स हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ के अंदर हिमालयस, वेस्ट के अंदर थार डेजर्ट, साउथ के अंदर कोस्ट लाइन एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर देयर इज अ रेन फॉरेस्ट। सो नाउ विल सी हाउ ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आर इट्स रियल वेल्थ। तो ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर है लिंग्विस्टिक मोसेक है। तो इंडिया जो है 4 मेजर लैंग्वेज फैमिली है और 19,500 डायलेक्ट्स हैं, जिसमें हम डीप हिस्टोरिकल रूट्स देख सकते हैं। उसका नेचुरल कैपिटल है साहब, जिसमें हम देखें फ्रॉम द हिमालयस अप टू इंडियन ओशियन, diverse geography, fuel, tourism, biodiversity and agriculture, that is also there. Now cultural resilience is there, हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा भी है, हमारे यहाँ पे हम मिलेट फार्मिंग भी करते हैं, हमारे यहाँ पे ह्यूमनाइजेशन है, लोकल ट्रेडिशंस हैं, सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, इंडिजिनस नॉलेज है। तो ये हमारी रियल वेल्थ है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखे तो देयर इज एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है इनिशिएटिव भी है, विच टर्न्स रीजनल डिफरेंसेस इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर बॉन्डिंग। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे हैं, डिफरेंट कल्चर है और वो सारे कल्चर के लोग आपस में रहते हैं एक देश के अंदर। आप 5 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो डायलेक्ट्स बदल जाता है, ठीक है, आप स्टेट चेंज करते हो तो कल्चर बदल जाता है, बोली बदल जाती है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। फिर भी जो है एक देश के अंदर इतने स्टेट्स हैं, इतने कल्चर हैं, इतनी सारी चीजें हैं। तो यही इंडिया की जो है एक रियल वेल्थ है, जिसमें दिखाता है कि देश बहुत रेजिलियंट है, बहुत जो देश है, होमोजेनिटी है देश के अंदर। हेटेरोजेनिटी तो कई जगह पे है ही, लेकिन होमोजेनिटी है, अलाउंस है, एक दूसरे के लिए टॉलरेंस है, काफी लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से इनटॉलरेंस जो है थोड़ी बहुत जो है उसके अंदर हमें प्रॉब्लम देखने को मिली है ड्यू टू सोशल मीडिया। उसके बाद देखते हैं कुछ चैलेंजेस। लिंग्विस्टिक चॉवनिज्म है एंड दिस रीजनलिज्म एग्जिस्ट बट आर काउंटर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। तो लिंग्विस्टिक चॉवनिज्म में हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर भी ये हुआ था कि तुम लोग दूसरे स्पीकिंग एरिया से आते हो और यहाँ पे काम करते हो, तो दैट इज ऑल्सो देयर। और रीजनलिज्म तो है ही अभी, जैसे मैं पंजाब का एग्जांपल दूं, वहाँ पे खालिस्तान है, बोडोलैंड है, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं, ग्रेटर नागालैंड है, डिमांड ऑफ डिफरेंट स्टेट्स है, दैट इज ऑल्सो देयर। कॉन्स्टिट्यूशनल एंकर देखें तो शेड्यूल 8 के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल 29 कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली विल गिव्स सम पावर टू द स्टेट टू प्रोटेक्ट the protection of interest of minorities such as language, script and culture, that is also there, right? So these are the things ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, that is there. Now coming to the next question itself, women's the emerging presence of women in Indian armed forces, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। अब वीमेन की प्रेजेंस अगर आर्म्ड फोर्सेस में बढ़ती है तो उससे क्या फायदा होता है? 2-3 चीजें। they can set up an example, they will break the stereotypes, they will also unshackle the long prevailing patriarchy in the society, because this successful example will create a role model for others to come into the armed forces. अगर 10-5 साल की सर्विस के बाद ये लोग जब जिस एरिया नेटिव एरिया से आते हैं, सपोज किसी रिमोट एरिया से आते हैं, किसी विलेज से आती हैं ये विमेन, और वहां जाके अगर सपोज वो वहां के लोगों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, इन्वेस्ट इन द सच कि वहां के लोगों को जागरूक बनाए, अवेयर बनाए, वहां की लड़कियों के लिए बहुत कुछ करे, तो डेफिनेटली
आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस का एक एंगल तो ये है, सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट होगी। दूसरे एंगल ये है कि द वीमेन व्हेन द वीमेन द वे दे थिंक अ लिटिल बिट डिफरेंट, अ लिटिल बिट नॉट मच बट अ डिफरेंस है। तो एक न्यू सिनर्जी आएगी फोर्सेस के अंदर, जो थिंकिंग जो होगी एक न्यू सिनर्जी होगी, एक मॉडर्नाइजेशन आएगा, एक नया थिंकिंग पैटर्न हायर लेवल पे मिलेगा, ठीक है, स्टेट क्राफ्ट में ऑल दोस थिंग्स दैट वुड बी देयर। तो सबसे पहले कुछ माइलस्टोन देख लेते हैं, कुछ टाइमलाइन इन द सेंस कि कब से आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो है डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो है वीमेन आने लगी। 1992 को शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो है वीमेन को इंडक्ट किया जाता है। 2015 में इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट फर्स्ट बैच ऑफ वीमेन फाइटर पायलट। 2020 के अंदर एक वाटर शेड मूवमेंट होती है और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वेयर द सुप्रीम कोर्ट बेसिकली प्रोवाइडेड द परमानेंट कमीशन टू वीमेन। उसके बाद 2021 में गवर्नमेंट कम इनटू द पिक्चर, गवर्नमेंट ने यहां से जो है 2020 की लैंडमार्क जजमेंट को बेस बनाते हुए क्या किया है, एनडीए के जो डोर्स थे वो ओपन कर दिए हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब द गर्ल्स कैन डायरेक्टली गो टू द एनडीए। व्हेन द एनडीए वाज मेनली डोमिनेटेड बाय द बॉयज, अब जो है वहां पे गर्ल्स भी अलाउड हैं, राइट। दैट इज देयर द फर्स्ट द बैच ऑफ द एनडीए इज अंडर दिस थिंग, राइट। और शायद वो पास आउट भी हो चुके हैं, आई एम नॉट currently sure, but हाँ, उसके बाद फर्स्ट वीमेन ऑफिसर डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर वाज आल्सो देयर 2023 के अंदर। वो क्या क्या नाम है मैं आपको बता देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकिंग बैरियर्स में आ जाते हैं। ब्रेकिंग बैरियर्स, हाउ वीमेन आर ब्रेकिंग दोस बैरियर्स, जैसे वीमेन नाउ फ्लाइंग रफाल, इंपॉर्टेंट नेम इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। अनदर इज दे आल्सो कमांडिंग द बटालियन, जैसे कर्नल गीता राणा। उसके बाद दे आल्सो सर्व्स इन सियाचिन, एग्जाम्पल इज कैप्टन शिवा चौहान, दैट इज ऑल्सो देयर। और रिपब्लिक डे कॉन्टिजेंट के अंदर भी द इंडियन आर्मी का जो कॉन्टिजेंट था वाज आल्सो बेसिकली कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट थे, कैप्टन थे, आई एम नॉट श्योर करंटली, बट अगर आपको उनका नाम पता हो तो प्लीज कमेंट में आप मुझे बताइएगा। उसके बाद हाउ इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट, तो देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ऑक्सिलरी रोल्स, जहां पे शॉर्ट सर्विस कमीशन शुरुआत में जब 1992 के अंदर वीमेन को दी गई, उस टाइम पे दे वर कैप्ट ओनली फॉर द ऑक्सिलरी रोल्स। ऑक्सिलरी मतलब मेडिकल के लिए, एडमिन के लिए और एयर डिफेंस के लिए, ऑल दोस थिंग्स, बट लीडरशिप नहीं थी उनके पास, राइट। लीडरशिप मतलब जो आप असल में जब युद्ध लड़ते हो कमांडिंग पोजीशन पे नहीं था, आपको कॉम्बैट के लिए जो है अल्टीमेटली नहीं रखा जाता था, टेक्निकल पोजीशंस के लिए थे आप, ऑक्सिलरी रोल्स के लिए थे। जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ 2020 में, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, नाम याद रख लेना केस का, बबीता पूनिया केस था। और ब्रेकिंग बैरियर्स डिस्कस हो गया। इंस्टीट्यूशनल चेंज, एनडीए के दरवाजे खोल दिए, सैनिक स्कूल्स के दरवाजे खोल दिए हैं। चैलेंज अभी भी ये है, जैसे देयर वाज अ चैलेंज जो कि आर्मी ने ही खुद जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया था व्हेन द केस वाज अंडर डिस्कशन 2020 के अंदर। तो आर्मी गेव अ स्टेटमेंट दैट द बेसिकली हमारे फोर्सेस के अंदर अभी भी जो सोल्जर्स हैं दे कम फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड वे डू नॉट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम वीमेन। अभी भी जो है वो उनकी साइकी ऐसी है अभी भी, ठीक है, लेकिन चेंज कर रहे हैं चीजों को, वो भी आने वाले टाइम पे और होगा। सो दैट इज ऑल्सो देयर। दूसरा एक चीज जो है, अगर आप शुरुआत में इंट्रो में लिख दो कि वीमेन्स जो डे है मार्च 8 को जो है इंटरनेशनल वीमेन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये एक बहुत वेलकमिंग होगा, ठीक है। इट हाईलाइट जेंडर इक्वालिटी इन ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नारी शक्ति इन डिफेंस के बारे में जानकारी रखनी है, और सुप्रीम कोर्ट की जो परमानेंट कमीशन का जो केस था, लैंडमार्क जजमेंट थी, वो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेंस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा साहब, तो क्या क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेंस? क्राइम सच एज हीनियस क्राइम, स्टार्ट विद द हीनियस क्राइम, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, ओके, और उसके साथ एसिड अटैक, दीज आर कंसिडर्ड एज एन हीनियस क्राइम। और व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेंस? मेल डोमिनेंस का एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि मेल्स को कई बार who are very much backward in their thinking, they want to dominate they want to again tell those women that we are much more dominant. तो ये दोबारा से जो रीएस्टैब्लिश करने का जो तरीका है, ये पैट्रियार्कल माइंडसेट इन द सोसाइटी, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेंस, राइट। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जब भी वुमेन के ऊपर क्राइम होता है, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेंस, ये मेल के डोमिनेंस का जो है एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं द राइजिंग क्राइम ट्रेंड, अगर हम देखें एनसीआरबी के अंदर, दैट इज ऑल्सो देयर। तो राइजिंग ट्रेंड देखें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन दैट इज ऑल्सो देयर 2019, 2020, 2021, 2022। तो द केसेस इन लैक्स विल सी इट इज नियरली 4.4 लाख, राइट। केसेस जो है अभी 2022 के अंदर अभी जो है विमेन फेस कर रहे हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो देयर। सो नियरली 4.5 लाख रिपोर्टेड इन 2022 एंड क्रुएल्टी
बाय द हस्बैंड इज द टॉप कैटेगरी। अगर 100 केस रजिस्टर हो रहे हैं, 100 केस में से 31 केसेस जो हैं वो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड है। उसके बाद लेजिस्लेटिव शील्ड भी जो है गवर्नमेंट ने दी है वीमेंस को अगेंस्ट दिस क्राइम। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आता है, 2013 में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट आता है एट द वर्क प्लेस। भारत न्याय संहिता 2023 के अंदर आती है, इसके अंदर नई चीजें ऐड की गई हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ एक चीजें जो हैं क्या कॉजेज हैं इसके पीछे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के। पहला है पेट्राइकल माइंडसेट, ऑनर किलिंग हो गया, एक्सीडेंट अटैक हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस देख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। उसके साथ कुछ चैलेंजेस साइबर बुलिंग के भी आ रहे हैं आज के टाइम में, डीप फेक्स हैं, और पब्लिक स्पेसेस पे क्या होती है, बहुत बार हमने देखा इंटिमिडेटिंग ऑफ वीमेन। उसके साथ लीगल पैराडॉक्स, दैट इज ऑल्सो देयर। लीगल पैराडॉक्स के अंदर देखें तो बहुत सारे लॉ हमारे पास हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, पॉक्सको है, बहुत सारी चीजें, लेकिन कन्विक्शन अभी भी नहीं है, एक्चुअल कन्विक्शन नहीं है, अपराधी को सजा नहीं मिलती है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जेंडर सेंसिटाइजेशन कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता ला सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस हैं उनको आप लिख सकते हो, जैसे आर्टिकल 51A एंड सब क्लोज ई सेज दैट ड्यूटी टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, ये भी है। आर्टिकल 15 द क्लॉज 3 सेज दैट स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, दैट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो ये भी है। उसके साथ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है पेरेंटिंग इन ए कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज अ चैलेंज। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, और हाउ इट्स अ चैलेंज। पेरेंटिंग एक कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी के अंदर जहां पे पीयर प्रेशर है, पेरेंटल प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, और एनसीईआरटी की स्टडी भी बोलती है कि नियरली 81% स्टूडेंट साइट सम सॉर्ट ऑफ एंजाइटी ड्यूरिंग एग्जाम। ओके, 81% तक लोगों को आज भी एंजाइटी होती है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, इवन जो ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और इवन जो अभी भी काम कर रही हैं सर्विसेज में या फिर किसी भी चीज में है, ऑक्यूपेशन के अंदर है, दे स्टिल गेट द ड्रीम कि आज उनका बोर्ड का जो है पेपर है, और वो बोर्ड का पेपर जो है वो मिस कर रहे हैं। मतलब सपने में भी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बोर्ड का पेपर मिस हो गया, फिर किसी भी एग्जाम जो है मिस हो गया, तो दैट इज अ रियली रियली थिंग। किसको आज भी ये सपने आते हैं, मुझे बताना, कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो, नौकरी कर रहे हो कहीं भी, लेकिन आपको आज भी ये सपना आता है कि आप जो है एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हो। अच्छा, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या रीजन है कि पेरेंटिंग इस कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी के अंदर अब चैलेंज कैसे बन गया। पहले तो ये कोटा फैक्ट्री सिंड्रोम है, ठीक है। इस एरिया के अंदर जो है वैसे ही हाइपर कॉम्पिटिटिव जो है एक एनवायरमेंट है, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स दिस कम टू दैट पर्टिकुलर द एनवायरमेंट व्हिच इज वेरी इविल इन सच इन आई वुड से इन सच कॉन्टेक्स्ट, जहां पे लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। एनसीईआरटी का मैंने आपको सर्वे बता दिया, 81% तक स्टूडेंट जो है एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस को बता रहे हैं। डिजिटल डिलेमा है, अब ये नहीं पता कि पेरेंट्स को कि कितना टाइम बच्चे को देना है, मतलब अलाउ करना है वो डिवाइस। एक तो आजकल तो सारी चीजें जो है ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो कितनी देर उसको वीडियो देखनी है। अब बच्चे से मतलब आप थोड़ी देर तो इधर उधर होगे, अब ये नहीं पता बच्चा इतनी देर में उसमें गेम खेल रहा है या क्या कर रहा है, तो डिलेमा है। तो स्क्रीन एडिक्शन कैसे कंट्रोल करना है, और साथ में एजुकेशन भी दे रही है थ्रू डिजिटली मीन्स। उसके साथ सोशल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, पेरेंटल प्रेशर है, मार्क्स का हमेशा जो है वो प्रेशर बना रहता है, तो लोग क्या कहेंगे, ये भी चीज है। पॉलिसी शिफ्ट है भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एनईपी के अंदर हमने रोड लर्निंग से जो है हमने फोकस कम कर दिया है, अब हमने फोकस करा है क्रिटिकल थिंकिंग पे। तो एनईपी के बहुत अच्छे पायदान है, ठीक है। उसके बाद मेंटल हेल्थ सर्वे डेटा है, ये बता दिया मैंने। रोड लर्निंग से मूव करके हमें किस पे जाना है, वी नीड टू मूव टू क्रिटिकल थिंकिंग। और 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं, एनसीआरबी 2021 की जो है रिपोर्ट है। और एनईपी भी बोलता है कि अब हमें क्या करने की जरूरत है, अब हमें कोई हार्ड सेपरेशन नहीं करना। अभी आप देखोगे 11th-12th में बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं ह्यूमैनिटीज वाले भी आप ले सकते हो, अगर आप साइंस की स्ट्रीम से हो। वोकेशनल इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है, आप शुरू से ही काम पे ध्यान दे सकते हो। आपको जो इंडस्ट्रीज में जो नॉलेज की जरूरत है, आप शुरू से ही वो वोकेशनल कोर्सेज आप ले सकते हो। काउंसलिंग इज मैंडेटरी, अगर कोई बच्चा इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो उसके लिए काउंसलिंग आप जो है मैंडेटरी कर सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीएपीएफ के अंदर। क्यों? 2021-22 की बात है, सुशांत सिंह राजपूत वाला केस था, उसके दौरान मीडिया ट्रायल चली बहुत लंबी कि क्यों ये हुआ होगा, किन किन लोगों ने ये करवाया होगा। ये मीडिया ट्रायल जब चली तो इसमें इन्वेस्टिगेशन और जो मीडिया और जो कोर्ट्स का जो काम होता है वो थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब होता है। तो ये मीडिया ट्रायल का जो इशू चला, अर्णब गोस्वामी का जो टीआरपी स्कैम वाला इशू था,
ये सारी चीजें चली जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कुछ चीजें जो हमेशा चेक की जाती हैं किसी भी चीज की क्रेडिबिलिटी की, वो है एक डिबेट और ओपिनियन। किस तरह की डिबेट और ओपिनियन जो है उस न्यूज चैनल पे हो रहा है। बुरी बात नहीं है डिबेट और ओपिनियन करना, डिस्कोर्स करना, बहुत अच्छी चीज है, यही होना चाहिए, लेकिन नॉन सीरियस इश्यूज पे नहीं। नॉन सीरियस इशू, ठीक है। अब मैं बताने भी लग गया किस तरह के इश्यूज जो डिस्कस होते हैं, दैट वुड बी आई वुड से बहुत ही मेरे लिए भी डिस्करेजिंग हो जाएगा। अब फैक्चुअल रिपोर्टिंग जो है मिसिंग है, सेंसलाइजेशन जो है ये अपना ज्यादा रखते हैं। एड्स एंड प्रमोशन सबसे ज्यादा फोकस यहीं पे रखते हैं, एड्स एंड प्रमोशन पे, क्योंकि दीज आर द व्हाट, यहीं से रिवेन्यू हिट होता है किसी भी न्यूज चैनल का, सबसे ज्यादा रिवेन्यू इसी से हिट हो रहा है। तो इसके लिए क्या चाहिए इनको, इसके लिए इनको अटेंशन चाहिए, किसकी अटेंशन चाहिए इसको, व्यूअर्स की। जब व्यूअर्स की अटेंशन आएगी तो उसके बाद क्या होगा, दे कैन बेसिकली डेफिनेटली पुश देयर प्रोडक्ट, किसका भी किसी का भी प्रोडक्ट पुश कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा व्यूअरशिप लाने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, बहुत जल्दी कोई भी न्यूज जो है वो न्यूज हिट करनी पड़ती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ चेकिंग द फैक्चुअल थिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, बस सेंसलाइजेशन चाहिए। तो इस हिसाब से प्रॉब्लम है साहब। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक बहुत अच्छा नहीं है, 159th रैंक है, और इसको चैलेंज भी किया सरकार ने बोला तुम ये कैसे, क्या मेथोडोलॉजी तुमने रखी है, हमारी प्रेस फ्रीडम क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी कम है, इसको चैलेंज किया गया। उसके साथ 38% लोग ही जो हैं वो कहते हैं कि हमें न्यूज में जो है इतना भरोसा है। 38% लोग बोलते हैं कि जो न्यूज़ों में दिखाया जा रहा है वो ठीक है, अदरवाइज तो बोल रहे हैं सब बकवास है, प्रोपेगेंडा है, इको चैम्बर्स हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। उसके बाद आते हैं एसए फ्रेमवर्क पे। एसए फ्रेमवर्क क्या बोलता है कि आप अगर ऐसे लिखना शुरू कर दिया सीएपीएफ के लिए तो क्या चीज इसमें ऐड करोगे, पहले तो टीआरपी स्कैम डिस्कशन करोगे, राइट, जिसमें अपनी रेटिंग के लिए, न्यूज एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी दिखाते हैं साहब, उसमें मीडिया ट्रायल करते हैं। फेक न्यूज की एपिडेमिक है जिससे राइट्स हो जाते हैं, इलेक्शंस के अंदर हमने देखा टेंशन हो जाती है, ये बहुत चीजें हैं। जैसे इसको फेक न्यूज एपिडेमिक में बोलूं मैं, देयर वर सर्टेन केसेस, जैसे महाराष्ट्र में नॉर्थ ईस्ट के लोग जो थे उनको एक्सोडस हो गया कि अब जो है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को टारगेट किया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। बहुत पुरानी बात है, आज से मतलब 7-8 साल पुरानी बात है। उस टाइम पे एक्सोडस ऑफ नॉर्थ ईस्ट पर्सन फ्रॉम, और जो ट्रेनें भर भर के चल रही थी उस टाइम पे वो देखने लायक थी। अभी हाल फिलहाल में भी हमने देखा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स 2022-23 की बात है, 21-22 की बात होगी, जिस दौरान हमने देखा इलेक्शंस थे उस टाइम पे, और वहां पे फेक न्यूज थी और दो कम्युनिटीज आपस में भिड़ गई नॉर्थ ईस्ट राइट्स के अंदर, और हेट स्पीचेस भी थी, बहुत सारी चीजें थी। दैट इज इट। पार्टीशन रिपोर्टिंग है, मीडिया पोलराइजेशन है, इको चैम्बर्स हैं, बार बार वही चीज गूंजती रहती हैं, एजेंडा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पार्टीशन रिपोर्टिंग है, गोदी मीडिया सुना होगा आपने, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस है, राइट, अदानी जी ने एनडीटीवी को हायर कर लिया। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, प्रेस क्या हो सकता है, फैक्ट चेक यूनिट हो सकती है पीआईबी के अंडर जो काम करती है। मीडिया लिटरेसी हमें प्रमोट करने की जरूरत है। दूसरा एथिकल जर्नलिज्म, ये चीजें जो होगी साहब तो काम चल जाएगा। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, इसके अंदर भी फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई है, लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो कि आर्टिकल 19 क्लोज 2 के अंदर मेंशन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी को हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी हो गया। कुछ इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क देख लेते हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सेल्फ रेगुलेशन की बात करता है, ठीक है। प्रेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया पे जो है रेगुलेशन करता है। आईटी रूल्स है, डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स इंटरमीडिएटरी, दैट इज आल्सो देयर। और सुप्रीम कोर्ट वाला केस आप इसमें लिख सकते हो जिसमें टीआरपी रेस को लेके जो है सोशल डिवाइड्स कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट विजुअल मीडिया हैज अ हायर इंपैक्ट एंड रिस्पांसिबिलिटी क्रिटिसाइजिंग द स्पीच, और फैक्ट चेक यूनिट तो यहाँ पे है ही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल रिलेशनशिप। बात यहाँ पे हो रही है, सीपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई सोशल मीडिया का सोशल रिलेशनशिप पे क्या इंपैक्ट है। अगर मैं बड़े लेवल पे देखूं क्या इंपैक्ट होगा सोशल रिलेशनशिप पे, सोशल रिलेशनशिप पे अगर हम देखें, दो कम्युनिटीज कई बार लड़ती हैं, जैसे मुजफ्फरनगर राइट्स हुआ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स हुआ, जाट एजिटेशन हुआ, ठीक है, बहुत सारी जगह ये हो रहा है। मणिपुर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों हो रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें जो है वो आ रही हैं, ठीक है। तो दो कम्युनिटीज भी आपस में लड़ती है, सोसाइटी में इंटॉलरेंस बढ़ता है। अगर मैं छोटे लेवल पे बात करूं तो इंडिविजुअल भी जो है अब आइसोलेट फील करते हैं, राइट, फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही हैं, और जो लोग जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास मोबाइल फोन है, सब अपनी वर्चुअल रिलेशनशिप जो है सोशल मीडिया पे ही जो है बना रहे हैं। वहीं पे शैलो रिलेशनशिप नेटवर्किंग सब सोशल मीडिया पे हो रही है, रियल मीट कोई नहीं कर रहा है, कोई एक जो असल में कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्शन जो होना चाहिए वो नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें हैं।
तो कुछ इंपैक्ट असेसमेंट देख लेते हैं, इंपैक्ट असेसमेंट रेडार के अंदर कि सोशल मीडिया का इंपैक्ट क्या होगा। पहले पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव एक तो कनेक्टिविटी बढ़ गई है, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, और दो तीन नेगेटिव जो चीजें हैं, ट्रस्ट कम हो गया, प्राइवेसी इश्यूज है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है। यहां पे मार खा रहे हैं ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटीज, प्राइवेसी ऑफ एनी इंडिविजुअल, मेंटल हेल्थ इश्यूज। मेंटल इंपैक्ट देखे तो 73% टीन दे फील इनएडिक्वेट। जब भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करते हो, कोई चीज देखते हो, आप अपने फ्रेंड से कंपैरिजन करते हो, जब उनकी हाई फ्लाइंग लाइफ आप देखते हो कि दे आर ट्रेवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यू आर सिटिंग इन अ प्लेस एंड प्रिपेयरिंग फॉर सो कॉल्ड एग्जाम, और निकल नहीं रहा पिछले 2-3 बार से, तो व्हाट वुड बी योर मेंटल स्टेटस, राइट? तो द कल्चर ऑफ कंपैरिजन बेसिकली मेक्स द टीन इनएडिक्वेट। 1820 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं इंडिया के अंदर, तो आज देख लीजिए यूजर बेस इतना बढ़ गया है। अब इसके साथ हम देखें एसे स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। अगर यही क्वेश्चन जो है, अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़ जाए तो क्या लिखोगे? सबसे पहले द कनेक्टिविटी पैराडॉक्स, मतलब एक तरह तो जो ये जो आपका सोशल मीडिया है ये आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, दूसरी तरफ आप आइसोलेट भी हो रहे हो, कमाल की बात है। तो इट एनेबल ग्लोबल कनेक्शन लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स बट फोस्टर शैलो परफॉर्मेटिव बॉन्ड, राइट, जिसको फबिंग बोलते हैं, नई टर्म आई है। मेंटल हेल्थ टोल है, निमास की स्टडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल स्टडीज। ये सेंटर कहां पे बताना मुझे? पुणे, बेंगलोर, एक जगह पे है। तो मेंटल हेल्थ टोल इन्होंने बोला है कि इंस्टाग्राम लीड टू इनएडुकेसी एंड एंग्जाइटी स्पेशली इन यूथ। और कितनी बड़ी बात है ये, अगर आपका यूथ जो है वो एंग्जाइटी से भरा हुआ है तो आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होना था डिजास्टर होने की बात करेगा, राइट? तो ये है सर, इस हिसाब से जो है आपके दिमाग के साथ खेल रही हैं ये कंपनियां। सोशल हार्मनी रिस्क है, मिस इन्फॉर्मेशन जा सकती है, कहीं पे पुश हो सकती है मिस इन्फॉर्मेशन, दो कम्युनिटीज आपस में जो है लड़ सकती हैं, दिल्ली राइट्स हो गया, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, प्राइवेसी का इरोजन है। इसीलिए नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अंडर पुट्टा स्वामी के अंडर बोला राइट टू प्राइवेसी, और फिर डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट भी आया 2023 में। वे फॉरवर्ड क्या होगा? डिजिटल हाइजीन लोगों के अंदर आनी चाहिए, पता नहीं चाहिए कौन सी फेक न्यूज़ है, कौन सी राइट न्यूज़ है। एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रमोटिंग रियल वर्ल्ड कम्युनिटी एंगेजमेंट, आपस में लोग मिले, बात करें, आपकी क्या एप्रीहेंशंस हैं, ठीक है, आपको क्यों लगता है कि हम आपके म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप रखते हैं। जब कम्युनिटी के लीडर्स आपस में बैठे हैं, दो कम्युनिटी के लीडर्स, तो उनके बीच में जो भी गिला शिकवे हैं सब दूर करें उस टाइम पे, ठीक है, रादर देन कमेंटिंग ऑन सोशल मीडिया, उससे कोई फायदा ही नहीं, हेट्रेडी स्प्रेड होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, किस हिसाब से? पहले ये देखते हैं एक्सप्लोरिंग यूजर बेस। ऑनलाइन गेमिंग मैंने बहुत की है, यहाँ पे जो लिखा है 8.5 घंटे एवरेज टाइम आ गया बच्चों का ऑनलाइन गेमिंग, मैंने इसको भी क्रॉस किया है। आई प्लेड वेरियस स्ट्रेटेजिक गेम्स जिसमें यू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ डोपामाइन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है जब अल्टीमेटली यू विन दैट पर्टिकुलर गेम, लेकिन एक्चुअल में तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ऑल दोज आर वर्चुअल अचीवमेंट्स, कोई फायदा नहीं है उसका। लेकिन द ब्रेन वायरिंग इज सच दैट यू हैव बीन गिवन अ टास्क एंड टू सोल्व द टास्क और अल्टीमेटली यू गेट अ रिवॉर्ड, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना। लेकिन व्हेन यू प्रिपेयर फॉर सर्टेन एग्जाम यू नीड टू सिट डेली फॉर एटलीस्ट 8 hours, और आपको ईयर लॉन्ग ये चीज करनी है, डेली करनी है, एंड यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन, एंड अल्टीमेटली आपको 1 साल के बाद मे बी यू गेट अ ग्रेटिफिकेशन ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ यू कम इनटू दैट मेरिट लिस्ट, और उसके बाद भी नहीं कुछ हो सकता, कई बार तो आपको 2-3 साल लग जाते हैं। लेकिन द गेम्स गिव यू अ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो देयर, राइट। तो एक्सप्लोरिंग यूजर बेस 2020 में जहां 350 मिलियन यूजर थे, अब 2025 के अंदर इट इज एस्टिमेटेड 570 मिलियन क्रॉस करेगा ये। ओके, क्या क्या एंग्जाइटी करेगा? फिजिकल डेट, ये भी एक इशू है। कई बार मैंने देखा है केसेस सच एज बच्चे जो क्या करते हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स के भी जो रिटायरमेंट के पैसे हैं वो सब ये वर्चुअल एसेट्स को बाय करने में जो है खर्च कर देते हैं। सीन सर्टेन न्यूज़ जहाँ पे पबजी जो लोग खेल रहे थे या फिर BGMI जो लोग खेल रहे थे, वहाँ पे उन्होंने क्रेडिट कार्ड को स्वैप करते हुए या फिर कुछ भी ऑनलाइन बैंकिंग को यूज करते हुए दे हैव बेसिकली व्हाट दे हैव डन, दे हैव बॉट ऑल दोस वर्चुअल एसेट्स। सोशल आइसोलेशन होता है साहब, ठीक है, सोशल आइसोलेशन इज ऑल्सो देयर। उसके साथ ऐसे स्ट्रक्चर एंड की पॉइंट देखे तो एडिक्शन ट्रैप है, सच गेम्स यूजिंग डार्क पैटर्न्स एंड वेरिएबल रिवॉर्ड लूप, जैसे डोपामाइन हिट हो गया, ये सारी चीजें भी हैं। ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ, हम कर रहे हैं कि ऐसे 300 वर्ड में कैसे लिखना है, ये सारे पॉइंटर्स लिखने होने जिसके अंदर। एडिक्शन ट्रैप इस हिसाब से डिजाइन है गेम की स्ट्रेटजी, डोपामाइन हिट होता है, ठीक है, पहले चैलेंज दिया जाएगा, फिर आपको अल्टीमेटली यू विल रीच टू द सर्टेन सिचुएशन, आप उसको सोल्व करोगे। फाइनेंशियल रिस्क है, माँ बाप का पैसा पूरा जो है इसके अंदर लुटा सकते हो आप एक ही चीज को बाय करने में, वर्चुअल एसेट्स को। साइकोलॉजिकल टोल है, WHO ने तो बोला है बीमारी भी है गेमिंग डिसऑर्डर। एकेडमिक डिक्लाइन है, वो टाइम जो आप 8.5 घंटे इधर इन्वेस्ट कर रहे हो भाई साहब, ये आप किस में इन्वेस्ट कर सकते थे? अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में, वो हो नहीं रहा। रेगुलेटरी शील्ड नहीं है, हालांकि सरकार ने लेके आई है एक ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, लेकिन अभी भी वो इस हिसाब से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक बात आप मुझे बताओ,
पेरेंटल कंट्रोल है मोबाइल में, कितने लोग पेरेंटल कंट्रोल को यूज करते हैं, पता ही नहीं है कैसे यूज करना है, नहीं पता साहब, ठीक है। उसके साथ ये भी है, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 हम लेके आए, ठीक है। तो दैट इज देयर विद रिस्पेक्ट टू द ऑनलाइन गेमिंग, हाउ इट इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पे हम आते हैं भाई साहब, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड देख लेते हैं सबसे पहले। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, कुछ भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ जाए देश में, पीएलएफएस को मत भूलना। 2020-21 के अंदर क्या था, 4%। 2024 के अंदर कितना है, 4.5%, मतलब 9% पर आ चुका है पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो देश में 51% तक एम्प्लॉयबिलिटी है। एम्प्लॉयबिलिटी इंडिया स्किल रिपोर्ट कहती है, इंडिया की सरकारी है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट बात करूं, प्राइवेट जो चैम्बर्स हैं वो बोलते हैं इंडिया के अंदर सिर्फ 30% तक ही क्या है, इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल हैं, बाकी तो इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है। ये बात हो रही है, राइट, नौकरी के लायक नहीं है। तो ये इंडिया स्किल रिपोर्ट इतना बता रही है, अच्छी बात है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये हमने अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा देख लिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, जहां पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि हम अब रोट लर्निंग की जगह क्रिटिकल थिंकिंग को लेके आएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग मैंने बहुत सारी चीजें बोली, हम बोले कि हम क्या करेंगे लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लाने के लिए, तो पीएम श्री स्कूल हम स्टार्ट करेंगे। हम अब वोकेशनलाइजेशन पे काम करेंगे, ठीक है, कि हम शुरू से ही 6ठी के बाद जो है लोग अगर कोई स्किल पे काम करना चाहते हैं अपनी, जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान और इन देशों के अंदर जो शुरुआत में ही चाइना में वोकेशनलाइजेशन पे काम करते हैं कि आपको ये स्किल जो है इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम पे, तो आप ये कर लीजिए शुरू में ही। तो इसके अंदर अगर हम देखें पीएम श्री एंड ऑल दोस थिंग्स, वी हैव टारगेटेड ऑफ क्रिएटिंग नियरली 14,500 मॉडल स्कूल्स। हम फोकस करेंगे 21st सेंचुरी की एजुकेशन पे, और बजट दिया गया इसको 27,000 करोड़ का। अब आ जाते हैं साहब कि एसे में क्या लिखोगे, ये पॉइंटर्स देख लीजिए। दीज आर द सर्टेन पॉइंटर्स व्हिच यू नीड टू रिफ्लेक्ट इन योर एसे, अगर आपको मार्क्स चाहिए। स्किल मिसमैच है भाई साहब, जो आज के टाइम में अगर आप देखोगे जो इंडस्ट्रीज की डिमांड है और जो अकेडमिया आपको पढ़ा रहा है, देयर इज अ ह्यूज मिसमैच, इतना बड़ा मिसमैच है। तो एटलीस्ट अकेडमिया शुड रिकॉग्नाइज व्हाट इज डिमांडेड इन टू द इंडस्ट्रीज, दे शुड ट्राई टू प्रोवाइड दैट। आप जो लोग यूनिवर्सिटी में आज लोग पढ़ रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, इनडायरेक्टली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज द ट्यूटर्स विच आर टेलिंग यू, जो लोग आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, अब एआई की मदद से यू विल गेट अ बेटर कंटेंट, बेटर नॉलेज, बेटर पर्सपेक्टिव, बेटर डायरेक्शन। जो लोग आप कॉलेजेस में आज के टाइम में पढ़ रहे हो, तो एआई इज मच मोर सुपीरियर इन द करंट टाइम्स, एंड वट एवर यू आर डूइंग इन द यूनिवर्सिटीज एंड लर्निंग देयर, दैट इज फार बिलो वट द एआई इज करंटली कैन प्रोवाइड यू in just one click, that is there. So academia and industry mismatch is there because industries always remain in ahead of this academia. Colleges के अंदर प्रोफेसर जो हैं, तो they should always look at the these industries, वहां पे डिमांड क्या है, that is also there. तो स्किल मिसमैच है। दूसरा, वोकेशनलाइजेशन पे फोकस करने की जरूरत है, राइट। तो वोकेशनल कोर्सेज 6ठी क्लास से इसे लेके आए, बैगलेस डेज बनाए, वहां पे जाके कुछ क्रिएट करें, कुछ चीजें देखें, इंडस्ट्री अलाइंड होनी चाहिए, राइट। जॉब क्रिएटर्स शुड बी देयर देश के अंदर, ये नहीं कि सब जॉब टेकर्स हों, क्रिएटर्स भी हों। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करना, आत्मनिर्भर, राइट, स्टैंड अप इंडिया। उसका डिजिटल लिटरेसी, दैट इज ऑल्सो देयर। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने सब कुछ तो आपने वो चेंज कर दिया, डिजिटल इंडिया पुश कर दिया, स्टैंड अप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन लोगों को यूज ही नहीं करना आता कोई चीज, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो डिजिटल लिटरेसी शुड ऑल्सो भी देयर, कि यूजर्स को भी पता लगे कि असल में ये चीजें यूटिलाइज कैसे करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंकर लगा सकते हो, आर्टिकल 41 विच सेज दैट स्टेट शैल मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेट एंड टू पब्लिक असिस्टेंस, दैट इज देयर। नाउ कमिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो डिक्लाइन हो चुका है, और ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है, इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इटसेल्फ, दैट इज माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज एंड इट्स सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट इन दैट एरिया। ओके, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है। अब माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज क्यों होता है? वेरियस पुश एंड पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर की बात करूं तो पुश फैक्टर सबसे पहले देखिए, म्यांमार में इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। नेपाल में जब ये जनजी रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, तो क्या होता है भाई, जिस एरिया के अंदर इंस्टेबिलिटी है तो वहां पे क्या होगी, ऑलरेडी पॉवर्टी होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, परसिक्यूशन होगा। रोहिंग्यास का तो परसिक्यूशन है, बट दे विल सीक सिक्योरिटी, सेफ्टी, बेटर इनकम। तो बट दे विल डू माइग्रेट। ओके, माइग्रेशन करेंगे, दे विल कम इनटू द इंडिया। तो पुश एंड पुल फैक्टर है। पुल फैक्टर है, इंडिया में सेफ्टी है, अच्छी तनख्वाहें हैं, राइट। तो ये है, उससे क्या होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम है। रोहिंग्यास को जिस हिसाब से स्ट्रेटेजिकली देश के अंदर एंटर पुश किया जा रहा है, तो दे मे बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द इंडिया, बिकॉज सिक्योरिटी एजेंसीज भी बता रही है कि इनको मिसयूज किया जा सकता है, इजीली रेडिकलाइज किया जा सकता है, राइट, बाय एनी टेररिस्ट ग्रुप्स, क्योंकि दे आर इजी टू हायर,
पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वैसे ही मुसीबत के अंदर हैं, तो वो थोड़े पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो रेडिकलाइज हो सकते हैं। दूसरा इसके अंदर हम देखते हैं, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर 4096 किलोमीटर का है, इतना बड़ा पोरस बॉर्डर है, और उसको कैसे आप जो है गार्ड करोगे? CIBMS की मदद से कर रहे हैं किसी एरिया के अंदर, कहीं पे जियो फेंसिंग कॉन्सेप्ट भी लगा रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम इज देयर, और ये माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज को रोकने के लिए सरकार ने और भी लीगल जो चीज़ें की है, जैसे सबसे पहले हम देखें स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट है, ऑल्दो इज नॉट लीगल, बट FMR जो है, सस्पेंशन जो है फॉरेन दिस फ्री मूवमेंट रजीम वाला जो है, दिस सेंटर स्क्रैप्ड फ्री मूवमेंट रजीम विद म्यांमार, जिसके अंदर म्यांमार के साथ हम 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर शेयर करते थे, अब म्यांमार के अंदर जो है फ्री मूवमेंट रजीम नहीं चलेगा, पासपोर्ट लगेगा साहब, ठीक है, वीजा लगेगा। ऐसे नहीं कि आप एक डेजिग्नेटेड एरिया होता था जिसमें आप फ्री जो है मूव कर सकते थे। फ्री मूव करने से क्या होता था? फ्री मूव करने से, क्योंकि जो हिस्टोरिकल टाइज है, जो विलेजेस म्यांमार में है, कुछ इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो आपस में उनके अच्छे खासे संबंध थे। लेकिन जब से मणिपुर हुआ उसके बाद से तो सरकार ने बोला कि फ्री मूवमेंट रजीम बहुत हो चुका, विल डन विद इट। उसके बाद क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, एरियाज में डिस्टर्बेंस हो रही है। अब जैसे 1971 वॉर के दौरान, जब 1971 वॉर था पाकिस्तान के साथ, जिसमें बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, उस टाइम बहुत सारे बंगाली मुस्लिम्स दे एंटर्ड इनटू द इंडिया। उसके बाद वो एंटर करने के बाद जाते क्या है? असम, राइट, एंड वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल, राइट, इन एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट में जनरली वो क्या होता है, वहां पे ट्राइबल्स कल्चर होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। बट दिस बंगाली मुस्लिम्स व्हेन दे एंटर इनटू द इंडिया में आने के बाद, बिकॉज सिंस दे वर इंटेलिजेंट, वैसे ही बिजनेस कम्युनिटी से आते थे, तो वहां पे उन्होंने दे टुक ओवर द लोकल बिजनेस ऑफ दैट एरिया। वहां तक ठीक था, चलो कोई नहीं, लोकल बिजनेस आपने ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन देयर आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे स्टार्ट मैरिंग द लोकल वुमेन देयर, उसके बाद जो पूरी डेमोग्राफी चेंज हुई, उसके बाद वहां पर राइट्स और ये सारी चीज जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। दैट इज देयर। नाउ कमिंग टू द एसए स्ट्रक्चर, क्या क्या चीजें आपको इसमें देखनी है? द कोर डायनामिक्स विल सी, सो माइग्रेशन इज ड्रिवन बाय पुश एंड पुल फैक्टर, जो मैं बता चुका हूं। सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेन, प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज जिस एरिया में जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर तो ऑलरेडी, अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं, हालांकि इंडिया इज अ रिसोर्सफुल नेचर, द रिसोर्सफुल कंट्री, एंड दैट इज, आई वुड से वी आर वेरी फॉर्चुनेट, बट द पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग। पॉपुलेशन बहुत बड़े लेवल से एक्सप्लोड हो रही है, तो इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रेशर ऑन लैंड रिसोर्सेज ये है, स्लम्स बनते हैं, वेज का डिप्रेशन होता है इनफॉर्मल सेक्टर्स में। क्यों होता है? इसलिए व्हेन दिस माइग्रेंट्स कम इनटू द पिक्चर, दे आर रेडी टू वर्क इन अ वेरी मिनिस्कल अमाउंट ऑफ वेजेस। बोलते हैं कि हम सर, अगर आप इनको 600 दे रहे हो, मैं आपको 400 में करके दूंगा। तो इनफॉर्मल वेजेस जो है वो भी डिप्रेस होती है, दैट इज ऑल्सो देयर। उसके बाद डेमोग्राफिक एंजाइटी है भाई, असम वेस्ट बंगाल के अंदर एथनिक टेंशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेली जाती है, और जब ये माइग्रेशन होता है तो बहुत सारे पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी इनको सेटल किया जाता है कि ये इस एरिया की डेमोग्राफी चेंज कर देंगे, तो इन एरियाज में हम क्या कर सकते हैं, अगर इनको हम थोड़ी वोटिंग पावर दे दें, ठीक है, और थोड़ा रहने खाने का दे दें, तो वी विल गेट सम बेनिफिट इन द इलेक्शंस। सिक्योरिटी कंसर्न्स है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स इन म्यांमार एंड रेडिकलाइजेशन रिस्क है। रिस्पॉन्स सरकार का क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, फॉरेनर्स एक्ट हो गया, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है, दैट इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब, प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन अवर सोसाइटी, 2011 का क्वेश्चन है, CAPF में पूछा था। अब प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन अवर सोसाइटी, इसका मतलब क्या हुआ कि असल में जो प्लूरलिज्म है, प्लूरलिज्म किस हिसाब का? कल्चरल, रिलीजियस, एथनिक, मतलब ढेर सार का, लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म। तो असल में देश के अंदर इन प्रैक्टिस क्या है? क्या देश के अंदर इनटॉलरेंस है, या फिर इन सभी चीज़ों को लेते हुए रिस्पेक्ट है? मतलब आप दूसरे धर्म से हो तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप दूसरे धर्म से हो, दैट इज एक्सेप्टेबल, सोसाइटी इज होमोजेनस, राइट। और लेकिन असल में इन प्रैक्टिस क्या काम आते हैं? क्या आपको ये दूसरे धर्म से कोई आदमी लगता है, कल्चर से लगता है, दूसरी भाषा से लगता है, क्या आपको लगता है कि ये आपके हिसाब से खतरा हो सकता है? तो ये हम समझ रहे हैं एक्चुअल में प्लूरलिज्म डेफिनेशन में, और इन प्रैक्टिस और सोसाइटी क्या है, ये हम देखेंगे। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में केस हुआ था कि एक दूसरी स्टेट्स के जो लोग, हरियाणा या फिर बिहार या फिर यूपी से लोग वहां पे जाके काम कर रहे थे, सब मराठी केम इनटू द पिक्चर, और जैसे कि मराठी बोल के दिखा। तो ये वाली चीज हमने वहां पे देखी, तो वहां पे हमने देखा कि दोज पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग द आउटसाइडर्स इन देयर द लोकेलिटी, राइट। तो वो रीजनलिज्म वाला इशू मुझे दिखा। तो प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन सोसाइटी, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले रिलीजियस डाइवर्सिटी एंगल हम देखते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एंड others, these are the secular identity in our country। तो सबसे ज्यादा
हिंदूज का शेयर है, फिर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन, सिक्स एंड सम अदर्स, जैन्स, पारसी एंड ऑल दोस। उसके बाद लैंग्वेज बात करें तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है 8 शेड्यूल के अंदर, ये भी है। नाउ कमिंग टू द लिंग्विस्टिक फैक्टर, 19,500 डायलेक्ट्स हैं, 2 किलोमीटर पे डायलेक्ट चेंज हो जाता है देश के अंदर। रिलीजियस अगर हम देखें 6 मेजर फेथ हैं। कल्चरल अगर हम देखें देर आर सर्टेन ट्राइबल एंड द फोक कल्चर्स ऑल्सो देयर। उसके बाद हम देखते हैं एस्से में क्या लिखोगे साहब, एस्से की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन और सोसाइटी की बात करें तो एसेंस ऑफ इंडिया, प्लूरलिज्म इज नॉट जस्ट टॉलरेंस बट एक्टिव एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के जो आप स्लोगन्स लेते हो ना, जो आप बार बार यूनिटी इन डाइवर्सिटी की दहाड़ मारते हो, तो भाई ये बात है उसकी कि एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स कल्चर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड देखे तो आर्टिकल 25 से 30 भी यही कहता है, वी कैन प्रोटेक्ट मल्टी रिलीजियस फैब्रिक्स, राइट। आर्टिकल 25 से 30 ये बोलता है कि प्रोटेक्ट मल्टी रिलीजियस फैब्रिक्स, दैट इज ऑल्सो देयर। तो 25 से 30 आप देखोगे, 25 से 28 का फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29 से 30 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रियम्बल के अंदर भी रिलीजियस दिस फ्रीडम की बात की गई है। करंट थ्रेट देख लें, करंट थ्रेट क्या है, रिलीजियस इंटॉलरेंस है, हेट स्पीच है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, चैलेंज द सोशल फैब्रिक, दैट इज ऑल्सो देयर। कल्चरल सिंक्रेटिज्म है, कल्चरल सिंक्रेटिज्म बोले तो ट्रेडिशंस लाइक गंगा, जमुनी, तेजाब एंड शेड फेस्टिवल, होस्टर, ऑर्गेनिक कम्युनिटी, दैट इज ऑल्सो देयर। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इंटरफेथ डायलॉग, बात करो यार दूसरी कम्युनिटी से, अपने अप्रीहेंशंस शेयर करो एक दूसरे से, पता लगे क्या आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। इंक्लूसिव एजुकेशन है एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट कम्युनलिज्म, दैट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वीमेन एम्पावरमेंट इन नेशनल डेवलपमेंट। बात यहाँ पे हो रही है सर, वीमेन एम्पावर्ड होंगी, देश की डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगी। डेवलपमेंट इन द सेंस कि असल में डेवलपमेंट बहुत सारे तरीकों से होती है, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन बात की है वीमेन एम्पावरमेंट होने से नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगी। तो कर लेते हैं बात। सबसे पहले फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे बात करते हैं। 2017-18 में जहां वीमेन्स का फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट 20% था, आज वो जो है साहब 41% तक हो गया है, 41%। लेकिन देयर इज अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है, वीमेन्स का एनरोलमेंट रेट, ग्रोस एनरोलमेंट रेट इन हायर एजुकेशन इज इंक्रीज्ड ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स के अंदर, और ग्रेजुएशन मास्टर्स के अंदर तो लड़कों से भी ज्यादा है। दूसरी चीज क्या है, जब ग्रोस एनरोलमेंट रेट आपका बढ़ रहा है हायर स्टडीज के अंदर वीमेन का, और साथ में ही फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, तो सही बात है, वीमेन एजुकेटेड हो रही है तो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ना ही चाहिए। लेकिन बात ये क्या है, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट इंडस्ट्रीज में नहीं बढ़ रहा, टर्शरी सेक्टर में नहीं बढ़ रहा, एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है। कमाल की बात है। अब एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है तो ये प्रॉब्लम की बात है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर इज नो मोर रेम्यूनरेटिव इन करंट टाइम्स। अगर होता तो लोग माइग्रेट क्यों करते हैं शहरों की तरफ, ठीक है। बहुत सारे मेन जो है इसलिए माइग्रेट करते हैं ना कि खेती में कुछ नहीं है। अब वो खेती जो है जो रेम्यूनरेटिव नहीं है वो औरतों के लिए छोड़ दे कि आप संभालो आप इसको, ठीक है, दैट इज ऑल्सो देयर। नाउ कमिंग टू द रिजर्वेशन एंगल, 33% तक हमने इस जो बिल, नया बिल हम लेके आए हैं लेजिस्लेटिव बॉडी एक्ट 2023, इसके अंदर हमने 33% तक रिजर्वेशन दे दिया विमेन को। अब आते हैं साहब कुछ एसए के बारे में बात कर लेते हैं। अब एसए क्या कह रहा है, ठीक है, ऐसे में आप लिख कह सकते हो, हम बात कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन की, जहां पे फीमेल लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट 41% तक है, तो देश की जीडीपी में भी वो क्या करेंगी, कुछ ना कुछ इसके अंदर करेंगे या नहीं करेंगी कंट्रीब्यूट। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, नारी शक्ति वंदनम अधिनियम 2023 33% तक रिजर्वेशन दिया है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया है, जनधन अकाउंट खोले। सोशल मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसमें जैसे लिखा है एजुकेटेड एंड एम्पावर्ड मदर लीड टू बेटर हेल्थ नॉट ओनली ऑफ देमसेल्फ बट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स ऑल्सो, बच्चों की हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप देखे तो 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और लखपति दीदी इन रूरल इंडिया, ठीक है, लखपति दीदी फैसिनेटिंग नाम है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंकर देखे तो आर्टिकल 15 क्लोज 3 which says that empowering state to make special provision for women and children। आर्टिकल 243 रिजर्वेशन इन पंचायत, ये भी है साहब। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल चेंज के लिए, मुद्रा लोन फॉर इकोनॉमिक चेंज के लिए, वन स्टॉप सेफ्टी के लिए, वन स्टॉप सेंटर मतलब एनी वीमेन हु इन सम सॉर्ट ऑफ ए नीड, घर से निकाल दी, विडो है, ठीक है, परसिक्यूशन हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव अ वन स्टॉप सेंटर फॉर द वीमेन, एनी वीमेन कैन गो एंड स्टे देयर, राइट। तो मुद्रा लोन के अंदर स्पेशल द वीमेन कमिंग फ्रॉम एससी एंड एसटी कम्युनिटी दे कैन डायरेक्टली गेट बेनिफिट ऑफ मुद्रा लोन, अगर उनका अच्छा कोई एमएसएमई वो स्टार्ट करना चाहती है, दैट इज ऑल्सो देयर, ओके।
पार्लियामेंट पासेस हिस्टोरिक वीमेन रिजर्वेशन बिल एंड वीमेन लेड डेवलपमेंट ए न्यू नैरेटिव दैट इज आल्सो देयर। तो ये भी डिस्कशन कर ली। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज का, वीमेन्स हेल्थ जर्नी ऑफ रेजिलियंस। बात ये हो रही है 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि वीमेन की जो हेल्थ है जर्नी ऑफ रेजिलियंस है। शुरुआत में अगर हम देखें वीमेन की हेल्थ जो है ना शुरू से ही जो है खतरे में रहती है इन द फिटनेस इटसेल्फ। अगर कई बार हमने देखा राजस्थान जैसी स्टेट्स के अंदर या फिर ऐसी स्टेट्स के अंदर, हरियाणा, इवन हरियाणा के अंदर भी हमने देखा है कि सेक्स रेशो बहुत कम है। उसमें क्या होता है, अगर वीमेन अगर सेक्स डिटर्मिनेशन करा लिया, और कई बार ये होता है कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो फिटिसाइड भी होता है, और इन केस अगर लड़की पैदा भी हो जाती है तो फिर इन्फेंटिसाइड होता है 2 या 3 साल तक। देखो फिटिसाइड शुरू में ही, गर्भ में ही, इन्फेंटिसाइड पैदा होने के 1 से 5 साल के बीच में, राइट। नेग्लिजेंस होता है, मतलब गर्ल को डेलिबरेटली द फूड इज नॉट गिवन, राइट मेडिकल अटेंशन इज नॉट गिवन टू मेक श्योर दैट द गर्ल चाइल्ड शुड नॉट सर्वाइव, ये होता है इन्फेंटिसाइड। अगर आप असल में आंकड़े देखो ना, 0 से 1 साल के बीच के आंकड़े आप देखो, सेक्स रेशियो इज मच मच बेटर कंपैरेटिवली टू 1 to 5 ईयर्स। इसका सेक्स रेशियो आप उठा के देखोगे, ये तो बहुत ही दयनीय है। लड़कियां पैदा तो हो जाती है लेकिन डेलिबरेट नेग्लिजेंस से मारी ज्यादा जा रही है। अंडरस्टैंड द डेटा। बर्थ रेट एट सेक्स रेट एट बर्थ इज स्टिल बेटर दिस सेक्स रेट एट 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज। ये है वीमेंस रेजिलियंस। उसके बाद अगर सर्वाइव कर जाती है, स्कूलिंग कर लेती है, ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद एज ऑफ रेजिलियंस मतलब मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसके बाद कितने सारे ही कैंसर आ रहे हैं, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ऑल दोस थिंग, अ जर्नी ऑफ रेजिलियंस। ओके, बुढ़ापे में जेराटी केयर इज नॉट ऑल्सो गिवन टू वीमेन, अगर उनकी सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है, राइट। कौन, मतलब सब तो हॉस्पिटल में नहीं ले जाते। तो ये बहुत सारी चीजें। नाउ कमिंग टू दिस मैटरनल मोर्टेलिटी डिक्लाइन, हियर इट सेज दैट 2014 में देखोगे आप, 2014-16 के बीच में पर लाख लाइफ बर्थ पे नियरली 130 विमेन जो है ये मारी जाती थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी, कुछ भी हो जाए, ब्लड लॉस, बहुत सारी चीजें। अब जो है करंटली 2018 से 20 का जो डेटा है 97 विमेन, लेकिन अब करंट डेटा देखोगे ना, इट इज नियरली, मुझे ऐसा लग रहा है 35 के करीब होगा कुछ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप कमेंट करके बताइए मुझे, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, उसमें बताइए अभी करंट डेटा क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का, ये लिखना है आपको। और टारगेट है हमारा 2030 तक हमें कितना करके लाना है, 70 से भी नीचे लाना है, ठीक है, दैट इज द टारगेट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय करके है, 49% वीमेन बेनिफिशियरीज आर देयर जन आरोग्य योजना, जिसके अंदर 5 लाख तक का आपको जो है बीमा, मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो देयर। उसके बाद कुछ की स्कीम्स देखते हैं। 2010 के अंदर दिस एनसीडी प्रोग्राम इज देयर, पीएमजे इज देयर, 2018 में आया, शी बॉक्स इज देयर जहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। 2026 के अंदर वीमेन फार्मर कुछ आएगा, के बारे में मैं अवेयर नहीं हूं। अब आ जाते हैं साहब एसए के अंदर क्या लिखोगे। एसए के अंदर बोल रहा है पॉलिसी एक्शन, जिसमें बोलना है कि 100% स्क्रीनिंग करेंगे हम। किस चीज की स्क्रीनिंग करोगे, 30 से ज्यादा साल की जो महिलाएं हैं उसको हम देखेंगे कि ब्रेस्ट, सर्वाइकल और ओरल कैंसर्स के ट्रेड्स तो नहीं है आपके अंदर, अगर हैं तो इमीडिएट अटेंशन दे लेंगे उसको, एआई की यूज से ले या कैसे करे, कैसे फाइंड आउट करे, ये सारी चीजें। दूसरा जो है फाइनेंशियल रेजिलियंस, औरतों को जो है हम क्या कर दें, फाइनेंशियली रेजिलियंट बना दें, एम्पावर्ड कर दें, फाइनेंशियली एम्पावर्ड करा दें। कैसे, या तो हम डायरेक्ट पैसा दे देंगे अकाउंट में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दूसरा फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा दें, ठीक है, जिससे क्या होगा, वीमेन्स अपने ऊपर खर्च कर पाएंगे ना पैसा। तीसरा सोशल डिटर्मिनेंट्स, जल जीवन मिशन क्यों चलाया, इसलिए चलाया, वीमेंस को ट्रैवल करना पड़ता था पानी लाने के लिए घरों में, ठीक है, दिन में वो 3-4 चक्कर उस पानी की मटकी सिर पे रख के और बहुत लंबा सफर वो तय करती थी, अनइवन रोड होता था, उससे सर्वाइकल कैंसर लोगों को होता था, औरतों को जनरली, राइट। अब क्या हो गया, घर में ही टैप वाटर आ गया। दूसरा एलपीजी भी दिया है, क्लीन फ्यूल दिया है। पहले क्या होता था, अनक्लीन फ्यूल से आप जो कुकिंग करते थे, चाहे वो लकड़ी हो, गोबर हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, उनको तो खाना बनाना था, उससे लंग कैंसर, अस्थमा, टीबी, ये सारी चीजें होती थी, तो दैट इज ऑल्सो देयर। उसके बाद देखिए अपराजिता बिल आया टू एंश्योर टाइम बाउंड जस्टिस फॉर सेक्सुअल क्राइम्स। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी राइज हुए हैं विमेन के हिसाब से अगर हम देखें तो दैट इज ऑल्सो देयर। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखें तो इंडिया रैंक 102 इन ग्लोबल दिस हंगर इंडेक्स है एंड यूएन डेजिग्नेट 2026 एज द इंटीग्रेशन ऑफ ईयर ऑफ वीमेन फार्मर्स, दैट इज ऑल्सो देयर। तो ये समझ में आया साहब आपके, ठीक है। आगे चलते हैं लास्ट टॉपिक पे आज का,
वो है ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, भाई यूपीएससी को क्यों पूछना था ये क्वेश्चन? पूछ लिया, क्योंकि सरकार की भी मंशा है ना कि हम ट्राइबल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ट्राइबल्स हाथ जोड़े हुए हमें कुछ नहीं करवाना। अंडमान निकोबार के अंदर सेंटिनल ट्राइब्स है, वहां पे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है, सरकार भी कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे अगर हम देखें सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो स्टडी करते हैं इनको, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं साहब कि इन ट्राइबल्स के लिए हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, इनको मॉडर्नाइज कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं हमें मॉडर्नाइज होना ही नहीं है। हमें क्यों होना है मॉडर्नाइज? हम ऑलरेडी मॉडर्न है, हमारी सोसाइटी इगैलिटेरियन है, हम आप लोगों से अच्छा खाना खाते हैं, हम आप लोगों से अच्छी हवा जो है वो इनहेल कर रहे हैं, आप लोग कबाड़ खाते हुए सारी चीज़ें। लेकिन सरकार बोल रही है कि नहीं हम तो आपका मॉडर्नाइजेशन करेंगे। वो कह रहे नहीं करवाना, क्योंकि सरकार की मंशा है, रिसोर्सेज चाहिए उनको वहाँ पे, उनकी वोट्स चाहिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, उनकी बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मोबाइल फ़ोन वहाँ पे पहुँचाना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन टावर वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, रोड में नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्रीज वहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो दे हैव देयर ओन एजेंडा एंड दे हैव डिस्गाइज देयर प्लान अंडर दिस के दे वांट टू डेवलप द ट्राइबल एरियाज, उनके लिए भला करना चाह रहे हैं। दैट इज ऑल्सो देयर। आप समझते हैं एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या क्या है साहब? एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर आप टीवी देख लीजिए, कम्युनिकेशन बुक देख लीजिए, मॉडर्निटी देख लीजिए, मतलब देयर दीज आर सर्टेन थिंग्स जिसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, लेकिन दे वांट टू रिमेन इन आइसोलेशन, कट ऑफ। तो ये है डिस्कशन साहब। अब आ जाते हैं कुछ इन पे पॉलिसीज पे। सरकार ने FRA बनाया, फॉरेस्ट राइट एक्ट। कमाल की बात है, मतलब आप जंगलों में रहते हो, आपकी पुश्ते जंगलों में रही है कितने लंबे टाइम तक, और लेकिन आप जंगल में रहने के लिए अब आपको ही जो है सरकार राइट देगी। मजे की बात है ना। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि इतने क्लेम जो है सरकार के पास आए कि ये एरिया मेरा है, ये मतलब मुझे ये इस एरिया के अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मुझे हार्वेस्ट करने हैं, वट। लेकिन फिर इसके बाद कितनों को टाइटल्स दिए गए उन एरियाज के, ये है क्लेम इतना था, आधे तो अभी सेटल हो चुके हैं। उसके बाद डाजा इज ऑल्सो देयर, जिसमें बहुत सारे विलेजेस को, ट्राइबल विलेजेस को रीच किया सरकार ने, और वहां पे क्या कर रहे हैं वो, दे आर बेसिकली लोन्स टू सैचुरेट स्कीम्स इन ट्राइबल विलेजेस। डाजा की फुल फॉर्म है धरती आबा दिस जन भागीदारी अभियान, दैट इज ऑल्सो देयर। इन एरियाज में जाके वो उनका भला करना चाह रहे हैं, चलो समझ में आता है। उसके साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर 2.3 मिलियन लोगों को अभी तक जो है टाइटल दे दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का डेटा है। टाइटल मतलब वट एवर, इफ सपोज 4 मिलियन पीपल दे हैव दिस गिवन द क्लेम टू द गवर्नमेंट कि मेरे इस हिस्से पे क्लेम है, ये है, बहुत सारी चीजें, आधे तो सेटल हो चुके हैं। उसके साथ आते हैं पॉलिसी टाइमलाइन पे। 2006 के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट आता है, 2013 के अंदर नियामगिरी केस होता है, नियामगिरी हिल के ऊपर, ठीक है। 2024 के अंदर डाजा लॉन्च होता है, दैट इज ऑल्सो देयर। अब आते हैं कि भाई एस्से के अंदर व्हाट यू विल राइट, 300 वर्ड में एस्से भी लिखना है। तो पहले ग्लोबलाइजेशन पैराडॉक्स लिखना है, ये बताना है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वन धन के अंदर आज बट थ्रेटन डिस्टिंक्ट कल्चर एंड लैंग्वेज। तो ये तो है ही, एक तरफ तो डेवलपमेंट, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट, मारे जाएंगे। दूसरा राइट्स फ्रेमवर्क, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2016 is the bedrock of protecting habitat and cultural autonomy। ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 ensures access and benefit sharing, एग्जांपल कानी ट्राइब्स दिस आरोग्य पाचा प्लांट। अब समझ लो, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्या कहता है, किसी कम्युनिटी को अगर कोई मेडिसिनल वैल्यू पता है किसी प्लांट की, उन्होंने खुद डिस्कवर किया है किसी इंडस्ट्रीज से पहले, उसको पता है कि ये वाला प्लांट जो है चिकनगुनिया को ट्रीट करेगा, ये डेंगू को ट्रीट कर देगा, और ये मलेरिया को ट्रीट कर देगा, और ऐसी सैकड़ों बीमारियां हैं। अगर किसी ट्राइब ने फाइंड आउट कर रखा है और उसको वो हिस्टोरिकली यूज करते आ रहे हैं, अगर कोई इंडस्ट्री उस पर दवाई बनाती है तो द ट्राइब मस्ट गेट सम रॉयल्टी, उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। दैट इज द दिस बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 विच बिलीव्स ऑन द आइडिया ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। आपको मैंने एक्सेस दिया नॉलेज का, यू मस्ट गिव मी द बेनिफिट, दैट इज ऑल्सो देयर। डाजा कैंपेन, कल्चरल कॉन्फिडेंस इवेंट्स लाइक पर्पल फेस्ट 2025, मतलब पर्पल फेस्ट लगा लो, कुछ भी फेस्ट लगा लो। इवन 26 जनवरी को भी मैंने देखा, वन प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ ही वाज इनिशिएटिंग कि जितने भी ट्राइबल्स के जो फैब्रिक्स हैं, 26 जनवरी पे मैंने देखा कितनी अच्छी शॉल्स थी, उनके फैब्रिक्स थे, वहाँ पे स्टॉल लगाई हुई थी ताकि जो है बाहर के लोग उसको जो है अप्रिशिएट करें एंड स्टार्ट बाइंग दैट एंड सम अमाउंट ऑफ मनी आल्सो फ्लोज इनटू द ट्राइबल areas, right? That is also there. So cultural confidence, schedule 5 and 6, even Ladakh is demanding the schedule 5 and 6, right? Article 29, protection of interest of minorities, culture and script, that is also there, right?
कानी ट्राइब को भी याद कर लेना, कानी ट्राइब वेयर ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स रिसीव रॉयल्टी फ्रॉम ड्रग सेल, दैट इज आल्सो देयर। तो ये था साहब हमारा डिस्कशन। अब आ जाते हैं समरी, असल में निचोड़ क्या है इंडियन सोसाइटी का, राइट? इंडियन सोसाइटी इन सोशल इशू का निचोड़ क्या है, निचोड़ सुन लो पहले तो। डेटा जो तैयार करना है इसको, अगर आपको इंडियन सोसाइटी तैयार करनी है, पहला एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है अच्छे से तैयार कर लो। किस पे? एक तो वीमेन, चाइल्ड और साइबर इशू, तीनों पे पिछले 5 सालों में क्या चेंजेस आए हैं। दूसरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और 6 चार्ट लो। एमएमआर, आईएमआर, न्यूट्रिशन स्टैट्स तीनों पता होनी चाहिए, न्यूट्रिशन स्टैट्स ऑफ चिल्ड्रन, राइट? वीमेन आल्सो। पीरियोडिक लेवल फॉर पार्टिसिपेशन रेट, पीएलएफएस। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बताना चाहिए और फीमेल लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट भी बताना चाहिए। क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स देखे तो इट कैन लिंक एवरी एसे टू आर्टिकल 14, 15, 16, 23 एंड 46। तो इसमें फंडामेंटल राइट्स भी, और क्या क्या होगा फंडामेंटल राइट्स के साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ डीपीएसपी, प्रीएम्बल, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी। ग्लोबल इंडिसेस, एचडीआर, जेंडर गैप, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये भी, ये इतना हो गया। अब आ जाते हैं साहब के एसए फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। एसए फ्रेमवर्क जनरली शुरू में होता है इंट्रो। इंट्रो कितने वर्ड का लिखोगे? मेरे हिसाब से इंट्रो आपका 40 to 45 वर्ड्स में खत्म होना चाहिए, और टोटल ऐसे कितने का होता है? 300 वर्ड्स। इंट्रो के बाद क्या आती है? मेन बॉडी। मेन बॉडी कितने वर्ड में लिखोगे? मेन बॉडी शुड बी रिटन इनटू 200 वर्ड्स, 220 तक भी लिख सकते हो अगर आप चाहते हो स्ट्रेच करना। कंक्लूजन, कंक्लूजन यू शुड राइट इन 30 to 40 वर्ड्स, 40 वर्ड में आप लिख सकते हो आसानी से। सपोज मैं हाइयर एंड पे लेता हूँ, 40 मैंने यहाँ से उठा लिए इंट्रो में, 40 मैंने यहाँ पे रख लिया, 80, और मेन बॉडी में 220, पूरे 300 वर्ड हो गए। अब मेन बॉडी के अंदर यू शुड राइट एटलीस्ट 4 पैराग्राफ, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, 5 भी लिख सकते हो, 4 पैराग्राफ एटलीस्ट। अगर एटलीस्ट 4 लिखोगे तो हर एक पैराग्राफ कितने होगा? 45 वर्ड्स का। 45 वर्ड्स के अगर आप 4 पैराग्राफ लिखोगे कितना होगा? 220 ही होगा, ठीक है? नहीं, 200 होगा। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो? सपोज मैंने 45 ना लिखा, 40 का लिख लिया, तो 40 के अगर मैं 5 पैराग्राफ भी लिखता हूं तो 200 हो गए। एक और मैं बढ़ा सकता हूं, इसमें एक और पैराग्राफ लिख सकता हूँ, 6, 240 हो जाएंगे इधर, तो इसमें से दो थोड़ी कटिंग कर दूंगा। तो इस हिसाब से आपको जो है अंदर मतलब फ्रेमवर्क की तरफ जाना है। तो मैंने बेसिक फ्रेमवर्क दिया है। अब आपको अगर जानना है कि सर ये सारे पीवाईक्यूज कैसे मैं प्रिपेयर करूं, और दूसरी प्रॉब्लम आपको ये रहती है कि सर पढ़ूं क्या पेपर 2 के लिए। अगर पेपर 2 के लिए आपको लगता है कि सर मुझे मैगजीन कोई रिकमेंड कर दो, मैगजीन नहीं तो सर मुझे रिकमेंड कर दो आप कोई बुक। अगर बुक नहीं रिकमेंड कर सकते हो सर कोई ऑनलाइन सोर्स रिकॉर्ड कुछ रिकमेंड कर दो। मैं बताऊं अगर इन तीनों से छुटकारा पाना है ना आपको, तो इससे बेटर तो आप पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यू इज द की, पीवाईक्यू ही की है, सही बता रहा हूं। अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के पीवाईक्यूज आपने कर लिए, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में क्या कहोगे आप? आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आज भी आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे, तो 2 या 3 साल के बाद किसी टॉपर की स्टोरी सुनोगे, और टॉपर से अगर कोई क्वेश्चन कर रहा होगा, जैसे मेरे साथ में तो हमेशा करता, आपने क्या किया इस साल, आपने कब 3 साल लग गए, 4 साल लग गए इस एग्जाम की तैयारी करते हुए, तो बोलेगा सर इस साल मैंने पीवाईक्यू करे थे। मतलब पीवाईक्यू आप कर रहे हो और ये जानने के लिए आपको 4 साल लग जाए, तो आप ये पहले साल क्यों नहीं कर सकते? आपने मतलब क्या अलग किया? सर इस बार मैंने पीवाईक्यू किया, सर इस बार मैंने पीवाईक्यू किया, क्या बहुत बड़ी चीज कर दी? तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। पीवाईक्यू आप शुरू में ही नहीं कर सकते क्या? पीवाईक्यू करने के फायदे, पहला फायदा साइकी क्या है एग्जाम की, ठीक है, एग्जामिनर की। दूसरा, इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चन। थर्ड, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ऑफ सोल्विंग द पीवाईक्यू। फोर्थ, पर्सपेक्टिव, किस एंगल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिफ्थ, सिलेबस, क्या सिलेबस है, कैसे मैं उसको उसके अंदर डाल सकता हूं। दीज आर द बेनिफिट ऑफ सोल्विंग पीवाईक्यू। एंड सिक्स्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटिशन। क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर 2 के अंदर भी, लेकिन सब लोगों को लगता है सर क्या बता रहे हो आप लोग, ये दीज आर ओल्ड टॉपिक, दीज आर ओल्ड, आई नीड न्यू। मुझे बताओ करंट अफेयर मैगजीन, मुझे बताओ बुक्स, मुझे बताओ सर कोई मैराथन, इसमें मैं 8 घंटे आराम से 10 घंटे एक वीडियो में खत्म कर दूं, ठीक है, ये मेरे पास नहीं है। करंट अफेयर्स आई विल डू, ठीक है। बुक, देयर वुड बी अ सोर्स कंपाइल्ड बाय मी, आई विल नॉट मेंशन अदर्स, क्योंकि सीपीएफ स्पेसिफिक कोई बुक है नहीं, राइट। ओल्ड इज द की, ओल्ड इज द गोल्ड ऑलवेज। पीवाईक्यू कर लो,
PYQ will definitely help you in scoring good amount of marks, plus it will also save your time and energy. आपकी टाइम एंड एनर्जी जो है सेव करेगा. एंड नाउ इसका सॉल्यूशन मेरे पास है. क्या है? PYQ सॉल्यूशन बैच. राइट, PYQ सॉल्यूशन बैच. इसके अंदर मैंने क्या किया है? इन PYQ सॉल्यूशन बैच आई हैव बेसिकली सोल्ड फ्रॉम 2009 टू 2025 ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड इन CAPF पेपर 2. CAPF पेपर 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो एसे हो, रिपोर्ट हो, आर्ग्यूमेंट हो, प्रेसी हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, ग्रामर हो, सब मैंने सोल्व कर दिया है. राइट, तो इसके अंदर मैंने हर एक ऐसे को नियरली, जैसे आपको इसके अंदर तो एक स्लाइड मिली है, यू गोट ओनली वन स्लाइड. एक के अंदर मैंने समरी दे दी. उसके अंदर द एसे इज एक्सप्लेन अप टू 7 to 10 स्लाइड, 7 से 10 स्लाइड के बीच में एक्सप्लेन किया गया है. दैट इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट. दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज इज राइट अप. पहले मैंने उसको क्या किया? एक्सप्लेन किया है. एंड देयर आफ्टर इन 300 वर्ड्स एक्चुअल में ऐसे कैसे लिखना है, या फिर 200 वर्ड के अंदर रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है, या फिर एक्चुअल में ग्रामर का सॉल्यूशन तक कैसे जाना है, या फिर प्रेसी के अंदर क्या कीवर्ड्स आपको डालने हैं, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आंसर कैसे करना, सब आई हैव सोल्ड इट. और वो नहीं है वो चैट जीपीटी वाले रिस्पॉन्सेज जो आपको बहुत सारी बुक्स मिल रही है मार्केट के अंदर. आई कैन से दैट एंड सॉरी टू से दैट के यू आर रीडिंग कचरा. बट हेयर व्हाट आई हैव डन डिफरेंटली इन PYQs, जो 5 साल की जो मेरी मेहनत है ऑफ PYQs, आई बेसिकली डील द पेपर 2 स्पेसिफिकली. तो 5 साल में पेपर जो पढ़ा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऑल दोज थिंग्स आर इन दैट पर्टिकुलर इन दोज डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यही दे रहा हूं. तो 5 साल की मेहनत उसके अंदर है, वो ऐसे ही नहीं बना है, बहुत ज्यादा उसके अंदर मेहनत है. मैंने कभी ऐसे नहीं बोला कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की, लेकिन जिसके अंदर मैंने की है तो उसको तो मैं बताऊंगा ही. ठीक है, आई विल डेफिनेटली टेल यू. और आपका टाइम एनर्जी बहुत बचा सकती हो अगर आप उसके अंदर काम करते हो तो. ठीक है, सो दिस इज ऑल. द लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज डू नॉट आस्क मी फॉर द डिस्काउंट, बिकॉज डिस्काउंटेड वाली प्रोग्राम नहीं है. नेवर यू विल फाइंड ए डिस्काउंट ऑन टैग CAPF अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, ये नहीं होता कि न्यू ईयर डिस्काउंट, क्रिसमस डिस्काउंट, दिवाली, होली डिस्काउंट. आई डू नॉट गिव इट, आई डू नॉट अप्रिशिएट इट, बिकॉज दिस आर ऑल मार्केटिंग गिमिक. वट एवर द क्वालिटी आई हैव गिवन यू, there is a certain price attached to it. Okay, we have taken help of lot of things I can tell you, but not here. But if you want to sustain, तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए to stay in the market, and that is the price. देखो क्या होता है, एक चीज और बता देता हूँ. कभी भी आपको कोई चीज, अगर सपोज कोई चीज लेनी है, वट एवर इट कुड बी, देयर इज अ सर्टेन प्राइस अटैच टू इट. उसके ऊपर एक प्राइस होता है, एंड द प्राइस कुड बी एनीथिंग. कुछ भी प्राइस हो सकता है. प्राइस कुड बी डिस्टोर्शन इन रिलेशनशिप. अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ एंकर्स होते हैं जो आपको पीछे खींच रहे होते हैं. मतलब जहाज को अगर अच्छा उड़ाना है तो एंकर आपको निकालना पड़ेगा. तो यू नीड टू अनहुक दैट रिलेशनशिप जो आपको दोबारा पीछे खींच रही है. दूसरी चीज क्या होती है? कॉस्ट कुड बी ऑफ कटिंग ऑफ फ्रॉम फ्रेंडशिप्स. ये भी हो सकती है. नॉट गिविंग टाइम्स टू फैमिली, ये भी हो सकती है. दैट कुड बी अ कॉस्ट. अदर कॉस्ट कुड बी यू नीड टू वर्क. आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी, या कुछ भी नौकरी करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, कुछ भी, अगर वो चीज आपको चाहिए. बट हेयर यू नीड टू ओनली गिव अ मनी, मॉनेटरी. दैट इज द ओनली कोर्स डिमांडेड अगर आपको उसके अंदर एनरोल करना है. नोबडी इज आस्किंग यू टू डू दिस. राइट, हर एक चीज की कोई कॉस्ट होती है. ये कॉस्ट यू नीड टू गिव. तो दैट इज द कॉस्ट. राइट, तो आई होप मैंने कुछ चीजें समझाई होंगी, आपको कुछ समझ में आया होगा. एवरी कमेंट इज अप्रिशिएटेड. कोई चीज ना समझ में आए तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी. द नंबर आई विल लीव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, दैट इज ऑल.